Let's start. Okay, colligative properties. You know that the freezing point of pure water is 0 degrees Celsius and its boiling point is 100 degrees Celsius at room temperature. If you add any solute to this pure water and make a solution, then a surprising change is observed. The solution will boil at a higher temperature and will freeze at a lower temperature. देखो ये क्या कह रहा है, ये डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिंपल वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जानते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लियर, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि उसमें हम कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं, एग्जांपल के तौर पे शुगर और सॉल्ट कुछ भी ऐड करते हैं, तो उसकी क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, उनका एक आपस में इंटरेक्शन हो रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि जम्मू कश्मीर जहाँ बर्फ से रोडें जम जाती है, वहां पे क्या करते हैं, बर्फ को हटाने के लिए या बर्फ को पिघलाने के लिए जल्दी से वहां पे नमक का छिड़काव करते हैं ताकि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाए, तो -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बर्फ ना बना रहे और वो मेल्ट कर जाए इजीली। क्लियर? अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, कई तरह के होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। Observe that as the concentration of the solute is increased, the effect on the freezing point and the boiling point both also increases. Such properties that depend only on the ratio of the number of particles of solute and solvent in the solution are called colligative property. 9B जो भी हो। किसी को एक ठीक। अच्छा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो आइए देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन लिखा हुआ है, कितना क्लियर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के कितने नंबर उसके रेशियो पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एंड नॉट द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट। वो सॉल्यूट आपका चीनी है कि नमक है, वो क्या है मैटर नहीं करता। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। वो प्रॉपर्टीज क्या कही जाएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? सर एक बार और बता दीजिए। देखो ये क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स on the ratio of number of particle of solute and solvent in the solution and not on the identity of the solute। कहने का मतलब ये है कि कोई सोल्यूशन है प्योर फॉर्म में, जैसे कि वाटर की ही मैंने बात किया था कि वो फ्रीज कितने पे होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बॉयल कितने पे होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यदि उसमें कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जा रही है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बदल जा रहा है। ये क्या है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसलिए बदल जा रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये डिपेंड नहीं करते कि कौन सा सॉल्यूट है, आपने चीनी डाला है कि नमक डाला है। कोई भी सॉल्यूट आप डालोगे तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल के जो प्रॉपर्टीज बदलता है। क्लियर है ना? उसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेशियो। यहाँ साफ लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट। वो आइडेंटिटी सॉल्यूट का आइडेंटिटी डिपेंड ना करे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब समझ में आ गया सबको? अभी एक पीछे डायग्राम देखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे घट रहा है और बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है। क्लियर? इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मींस घटना, एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। Colligative properties. The colligative properties are relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, अभी एलिवेशन बोल पड़ेगा। depression of freezing point, and osmotic pressure. देखो ये चार प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली आप लोग को स्टडी करने हैं। अभी आप लोगों ने पीछे जो एग्जांपल्स देखा था उसमें क्या देखा था? इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स को देखा था और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इलिवेशन मींस एलिवेटर लिफ्ट, जहां पे आपकी वैल्यू इंक्रीज करी। डिप्रेशन मींस घट रहा है, डिक्रीज, ऐसा समझ लो। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये भी मैं समझाऊंगा, और वेपर प्रेशर आप लोग समझ रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या, वेपर फेज का जो मॉलिक्यूल्स है वो वॉल ऑफ क्वांटर पे कितना प्रेशर लगा रहा है एट द इक्विलिब्रियम, उसे वेपर प्रेशर बोलेंगे। इक्विलिब्रियम आने तक हम वेपर प्रेशर मेजर नहीं करेंगे, जो स्टेबल हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो रीडिंग बदलती रहेगी। जब रीडिंग स्टेबल हो जाए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम मेजर करते हैं, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। वन बाय वन आगे हम लोग देखते हैं। The pressure exerted by the vapor of a liquid in equilibrium with its liquid state at a given temperature in a closed system. क्या देखो, सिस्टम क्लोज होना चाहिए। वेपर फेज का लिक्विड फेज के साथ क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होना चाहिए, और वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही क्या होगा? वेपर प्रेशर। और सिस्टम क्लोज्ड Is called its vapor pressure. When a solute is added to this solvent, some of the solute molecules occupy. The pressure exerted by the vapor of a liquid in equilibrium with its liquid state at a given temperature in a closed system is called its vapor pressure. When a solute is added to this solvent, some of the solute molecules occupy the space near the surface of the liquid. This decreases the rate at which the solvent molecules in the liquid can escape into the gas phase. This in turn results in a decrease in the vapor pressure. This in turn results in a decrease in the vapor pressure. अब ये डायग्राम देखिए, आप लोग समझिए। पहले ये सॉल्वेंट है, केवल यहाँ कोई सॉल्यूट नहीं है। सॉल्वेंट के दो फेज हैं बेटा, एक लिक्विड फेज यहाँ पर, दूसरा वेपर फेज है। यूवेपराइज मैंने आपको क्लास 9 में पहले ही समझाया था कि बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर टू डिफरेंट फिनोमेना। समुद्र का पानी कभी बॉयल नहीं होता है। समुद्र का पानी बॉयल होगा तो मछलियां मर जाएंगी, सिंपल सी बात है। वो इवेपोरेट होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर? ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है कि पानी को कोई गर्म नहीं कर रहा है, ये लिक्विड है, ये उसका गैसियस फॉर्म है, मतलब वेपर फॉर्म है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। हम बॉयल नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। हल्का सा वैक्यूम है, यहाँ पे क्लोज सिस्टम है, और ये प्रेशर मेजर करने के लिए समझ लो मरकरी है या कोई चीज पैरामीटर जिसकी वजह से हम प्रेशर मेजर कर पाएंगे। अब वो क्या रहा है, अपने आप ये कुछ लिक्विड फेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, वो गैसेस फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर गैसेस वाले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक को बोलते हैं क्या? वेपराइजेशन। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो उसको बोलते हैं वेपर में कन्वर्ट हो वेपराइजेशन, और जब वेपर अगेन लिक्विड में कन्वर्ट उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। उस कंडीशन में जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। लेकिन हम देखेंगे जैसे सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर ना घट जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर यहाँ तक है, सॉल्यूट वेपर प्रेशर घट के इतना आ गया, और नॉर्मल में इस पॉइंट पर था। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। घट क्यों रहा है भाई? क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, सॉल्यूट वेपर फेज में नहीं जा रहा है। सिंपल सी बात है, चीनी ले लो, पानी ले लो। अब पानी अपने आप वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन चीनी तो नहीं कन्वर्ट होगा वेपर में, वो तो बर्तन में ही रह जाएगा। तो क्या करेगा? ओवरऑल वेपर प्रेशर पे क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट भी करेगा, उसको वेपर फेज में जाने से रोकेगा। क्लियर सर? हाँ सर, फर्स्ट फिगर में जो पाइप है उसमें ब्लू कलर का जो वाटर लेवल है ट्यूब में, यू शेप्ड ट्यूब में, हाँ, इधर में वो क्या है? वो लिक्विड क्या है?
एक्चुअल में से मरकरी वेपर होता है। वाला है ना मरकरी की सर? हाइट से हम प्रेशर मेजर करते हैं ना, mmHg 750 mmHg, ऐसा नाम सुना होगा, यस सर। ठीक है। तो ये जो वेपर है, इस यहाँ ट्यूब से आकर के यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जितना प्रेशर ये वेपर एक्सर्ट करेगा, ये लिक्विड उतना ऊपर उठेगा। जितना लिक्विड ऊपर उठेगा, हम कहेंगे प्रेशर इस लेवल का है। अब यहाँ सर मैनोमीटर है कि बैरोमीटर? क्या ये कौन सा मीटर है सर, मैनोमीटर की बैरोमीटर? तो प्रेशर है ये, देखो एक्चुअल में मरकरी तो मिलीमीटर में नापते हैं ना, उसकी हाइट को मिलीमीटर में नापते हैं। बहुत ही छोटे से डिफरेंस में काफी हाई प्रेशर होता है, ठीक है। नैनोमीटर नहीं, मिलीमीटर। नैनो तो बहुत छोटा हो जाएगा, मिलीमीटर 10⁻³ तो या इसमें जनरली मरकरी हम नापते हैं। यहाँ पे मरकरी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मरकरी क्या, लेकिन आप समझ लो कि बैरोमीटर है, कोई जो प्रेशर मेजर कर सकते, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप प्रेशर यहाँ पे लगा दो। ये मैं आपको कंपैरेटिवली समझाने के लिए, आपको लिक्विड भी भर दो, ऑयल भी भर दो तो भी चलेगा कि ये देखो ये वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उतना ये हाइट गेन कर रहा है, और ये कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसलिए कम हाइट गेन कर रहा है। हम वो कंपेयर कर सकते हैं कि सॉल्यूट डालने पे हमारा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, रिलेटिव लोअरिंग हो रहा है, यही कहना चाहता है। समझ आ गया सबको? ठीक है, ओके। Frankie Mary Rowell showed that the vapor pressure of a solution is equal to the mole fraction of the solvent times the vapor pressure of the pure liquid. Note that the vapor pressure of a solvent is not a colligative property. Only the change in the vapor pressure is. This change is given by the difference between the vapor pressure of the pure solvent and the vapor pressure of the solvent escaping from the solution. Let us simplify this equation. You know that the addition of the mole fractions of the solute and the solvent equals unity. So, we substitute this relationship into the equation and get another form of Raoult's law. The relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. The mole fraction of the solute can also be expressed in terms of the number of moles. For dilute solutions, the relative lowering of vapor pressure becomes nearly equal to the ratio of the number of moles of the solute to that of the solvent. From this expression, we can derive an expression for the relative lowering of vapor pressure in terms of mass and molar mass of the solvent and solute. देखो बेटा, ये फार्मूला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। कैसे? ये पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली इन प्योर फॉर्म। यदि सॉल्वेंट हम बोल रहे हैं तो वो मिक्सर कंडीशन में नहीं है, नॉट वर्ड लगा, तो प्योर फॉर्म में, ठीक है। ये पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन इट्स प्योर फॉर्म। P1 क्या है, जब आप सॉल्यूट ऐड कर दिए। ये P1 क्या है, P1 क्या है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, इट्स प्योर फॉर्म, उस वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। P01 सॉल्यूशन का है। इस तरह से डेल्टा P1 बाई P01 ये हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि N2 बाई N1 मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा है, N2 बहुत ही छोटा है, N1 प्लस N2 की वैल्यू क्या होगी, निग्लिजिबल इंक्रीज होगी, इसलिए हम उसको यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था प्लस N2, लेकिन ये N2 भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, यानी N1 में N2 हम ऐड भी करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? इसलिए इसको स्किप कर दिया। N2 की वैल्यू पता है आपको, W2 बाई M2। N1 की वैल्यू पता है, क्या होगा, W1 बाई M1। W1 नीचे रह गया, M1 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिवीजन है, उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये बेसिक फार्मूला है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, वेपर प्रेशर को तो ऐसे कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हो, यदि प्योर वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। अब सॉल्वेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन तो 1 है, उसमें कोई सॉल्यूट एडेड नहीं है।
अब सॉल्यूट ऐड करोगे तो आप क्वेश्चन उसका मोल फ्रैक्शन तो घटेगा ही ना, और मोल फ्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। इससे क्लियर ही हो गया, पिछले जब राउल्ट लॉ समझा रहे तो ही आपको वेपर प्रेशर समझ में आना चाहिए था कि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर घटेगा ही घटेगा। इतना सबको क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। Let us take pure water in an evacuated sealed flask. अभी सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने प्योर वाटर ले लिया है ग्लास में, इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। प्रेशर मेजरिंग अपैरेटस है, ये प्रेशर मेजरिंग अपैरेटस है, देख रहे हो। ये जितनी हाइट गेन करेंगे हम कहेंगे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ये प्योर वाटर सॉल्वेंट है। अब देखो क्या होता है, समझो। Some of the water molecules at the surface escape into the gas phase. These molecules collide with each other and with the walls of the container and exert a pressure called a vapor pressure because it arises from the formation of a vapor from a liquid. This pressure increases slowly as more and more water molecules evaporate. Observe that some solvent molecules get condensed and re-enter the liquid phase. Eventually, the rates of vaporization and recondensation become equal and an equilibrium is established. देखो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। इक्विलिब्रियम हमेशा कैसा होता है, डायनेमिक होता है। मतलब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके वेपर फेज में जाएंगे उतने ही वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके, हाँ कुछ पूछना चाहते हो प्रतीक, एनीबॉडी? सर ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल होगा कैसे लेकिन? देखो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, शुरुआत में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज्यादा हैं और वेपर फेज में गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, गैसेस स्टेज में होता क्या है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन शुरू में क्या होता है, हाई होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, हाई होता है, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए आपको वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स तो चाहिए ना, शुरुआत में मॉलिक्यूल्स तो बहुत कम रहेंगे और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसका अपोजिट प्रोसेस कंडेंसेशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम आप लोग अच्छे समझे नहीं हो कि शुरुआत में रिएक्टेंट ज्यादा रहता है, प्रोडक्ट बहुत कम रहता है। आप समझ लो कि रिएक्टेंट आपका क्या है, वाटर है, प्रोडक्ट क्या है, उसका वेपर फेज है, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट को ज्यादा बनाएगा ना, प्रोडक्ट कम है तो वापस रिएक्टेंट को बहुत कम बनाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन वो डायरेक्शन में मूव करते हैं। शुरुआत में फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, बैकवर्ड बहुत ही कम होता है, धीरे धीरे बैकवर्ड की स्पीड बढ़ती जाती है और फिर बराबर हो जाता है। जिस मोमेंट में बराबर हो जाता है तो वेपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और लिक्विड का अमाउंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उनके अमाउंट में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया? यस सर, यस सर। सर 11th में आप इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाए थे ना, टीपी से पढ़ाए थे, इसलिए समझ नहीं आया था। हाँ अब समझ में आ गया कि इवेपोरेशन शुरुआत में तो बहुत ज्यादा रहेगा, लगभग एक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंडेंसेशन बढ़ने का रीजन है वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए कंडेंसेशन स्पीड बढ़ रहा है। और एक पॉइंट पे जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, वेपर फेज का और लिक्विड फेज का फिक्स हो जाएगा। अमाउंट फिक्स हो जाएगा, उसके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सेम, बट उनका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, जो कि मेजर करने जा रहा है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है और आप सोचोगे कि हम तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वेपर प्रेशर जितना मेरे ख्याल से मतलब जितना उसमें वेरिएशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में भी वेरिएशन आएगा। नहीं, वेपर प्रेशर की वैल्यू जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है तो वह बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। वेपर प्रेशर की वैल्यू जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए
अब उसकी वैल्यू 760 mmHg होती है हाइट, इतना हो जाए तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। उस पॉइंट पे जो उसकी एनर्जी होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। मतलब एटमॉस्फेयर, आप कॉमन सेंस लगाओ कि हम वाटर बॉयल कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए हम वेपर प्रेशर मेजर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। In this equilibrium state, the pressure is constant and is termed the equilibrium vapor pressure. Now, on increasing the temperature, the vapor pressure also increases. When the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, ये देखिए जो मैंने बात बोली थी यहीं पे लिखा है, when the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, then the liquid start to boil। मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लिया है। यही टेम्परेचर वो बॉइलिंग वाटर का क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? the pure water starts boiling. Now, let us add a non-volatile solute to the boiling water. Surprisingly, the solution stops boiling. Why? Well, the vapor pressure of the solution becomes less than that of pure water or the external pressure because the surface of the solution has solute and water molecules both. Obviously, more heat is required to increase the vapor pressure of the solution to bring it to the level of pure water. Therefore, the boiling point of a solution becomes elevated. The phase diagram for a pure solvent and its solution of that solvent with a non-volatile solute explains this graphically. देखो ये ग्राफ में आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, इस ग्राफ में देखो कह क्या रहा है, ये प्रेशर है बेटा। ठीक है, ये प्रेशर है। यहाँ पे आते थे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया है। अब ये जो ब्लू लाइन है ये क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, और ये रेड लाइन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब समझ लो वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? अब वाटर मॉलिक्यूल्स देखो जो बढ़ रहा है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेन कर ले रहा है टीबी पर, टीबी नॉट पर, यहाँ पे टीबी नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेम्परेचर है, इस साइड टेम्परेचर, आप ध्यान दो इस साइड टेम्परेचर है। सर पेंसिल रेड कलर का ले लीजिए। अच्छा ठीक है, लो यही कलर अवेलेबल है, ये रेड। ठीक है, चलो ये देखिए, ये आपका जो गेन हो रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कहाँ पे गेन हो रहा है, इस टेम्परेचर पे गेन हो रहा है। क्लियर? ये जनरली टेम्परेचर आपका 373 केल्विन है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है। और जब इस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हो ये धीरे धीरे बढ़ जा रहा है, और ये टेम्परेचर यहाँ पे टीबी नॉट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, टीबी स्टार कर लो, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये थोड़ा कविता नहीं है। हाँ प्रतीक, खरबूजा है। अनम्यूट कर लो अपने आप बेटा। तो आप ये देख सकते हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वेपर प्रेशर जो है उसको 1 एटमॉस्फेरिक पहुंचने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये जो गैप है ना, यही आपका जो गैप है, यही गैप आपका क्या है, यही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट पहले था, अब कितना बढ़ गया। समझ आ रहा है ना? चलो, Observe that vapor pressure of the solution is lower than that of the pure पॉज solvent. करिए। हाँ सर इसका मतलब ये कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। ऐसे ये कैलकुलेट आप कैसे करोगे? प्रेशर तो देखिए सेम है ना, यहाँ सॉल्वेंट का प्रेशर सेम है और सॉल्यूशन का भी प्रेशर सेम है। सर वो नहीं कह रहा बात कर रहा, वेपर प्रेशर की बात कर रहा मैं। ये ने आपको पहले ही बताया, यदि वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच जाता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को भी पहुंच जाता है, उसको हम बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर को पहुंचा है। क्लियर?
समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस। अब यहाँ पे देखो कि सॉल्वेंट है, कम ही टेम्परेचर पे पहुंच गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन सॉल्यूशन को 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर बनाने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, देख रहे हो? और ये ही क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचते ही क्या हो गया है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे चिप गया। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इट्स प्योर फॉर सॉल्वेंट कंपैरिजन में। यदि चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाओगे तो उसको वेपराइज होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं कर जाएगा, वेपर नहीं जाएगा, उसको 100, 2, 3, 4 कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही वो गैप है, ये जो टेम्परेचर का गैप है वही वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है। यही क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन मींस इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब इस ग्राफ को देखो तो और समझ में आ जाएगा। The pure solvent and the solution both need to reach the same pressure to boil. Therefore, the solution देखो ये डेल्टा टीबी है, क्या ये इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है? requires a higher temperature to boil. This elevation in boiling point is shown by delta TB in the diagram. Mathematically, for dilute solutions, delta TB is directly proportional to molality. The molar mass of a solute can also be determined from the elevation in boiling point. देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूले को समझना। फार्मूले समझने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, इसको समझो आप लोग, ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी आपका क्या है, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी यहाँ पे बेटा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। समथिंग यहाँ पीपीटी में मिस्टेक्स है, आपको चिंता नहीं करिएगा। तो टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। एम क्या, देखो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में फर्क है बेटा। सॉल्वेंट क्या है आपका, जब उसमें प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसमें सॉल्यूट एडेड नहीं है, और सॉल्वेंट मतलब जब उसमें हो सकता है सॉल्यूट एडेड भी हो। तो टीबी नॉट क्या है, प्योर फॉर्म में है, और टीबी समझ लो सॉल्यूशन फॉर्म में है, क्योंकि मेरा सॉल्यूट वो हो सकता है नॉन वोलेटाइल भी हो। यहाँ देखो मोलेलिटी है, स्मॉल है, मोलेलिटी बराबर क्या होता है, मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो वाला टर्म है, ध्यान देना। और केबी आपका कांस्टेंट है। ये तो डेल्टा टीबी कैसे आया, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर? टीबी नॉट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हमको पता है प्योर सॉल्वेंट पहले ही बॉयल कर जा रहा है और सॉल्यूशन बाद में बॉयल कर रहा है, मतलब सॉल्वेंट बाद में बॉयल कर रहा है। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये मोलेलिटी है, ये एम मास नहीं है, मोलेलिटी है। यहाँ के भी कांस्टेंट है। अब इसी को आगे हम मोलेलिटी को इसके दूसरे फॉर्म में मोल में कन्वर्ट करेंगे, वेट में कन्वर्ट करेंगे, इसका फार्मूला आगे चेंज हो जाएगा। आप देखो इसको, The molar mass of a solute can also be determined from the elevation in boiling point. ये फार्मूला देखो, डेल्टा टीबी बराबर क्या, केबी तो था ही, ये 1000 क्या था, ग्राम था सॉल्वेंट, वो चूंकि नीचे मल्टी डिवाइड होता तो ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो गया। W2 क्या है, सॉल्यूट का वेट है। W1 किसका वेट है, सॉल्वेंट का वेट है, वाटर का वेट है। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्यूट का। टू शुगर है कि सॉल्ट है, वो मॉलिक्यूलर मास है, उसकी प्रॉपर्टी केमिकल फार्मूले से। अब हम एक्चुअली में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको ये डाटा दिया रहेगा, W2, W1, डेल्टा टीबी, केबी सब दिया रहेगा। आपसे पूछेगा सॉल्यूट कौन सा ऐड किया था, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास है तो कुछ गेस कर सकते हो सॉल्यूट क्या है। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि M2 = 1000 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई केबी डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई W1। इस फार्मूला को याद कर लो। ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मेरे पास लास्ट 7 मिनट बचा, हम एक और प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे, इसी स्लाइड्स को भी कल। In many countries, salting of snow-covered roads. थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन में दिया था कि आप कोई सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसलिए जहां बर्फ जमी रहती है सड़कों पे, अपन क्या कोई सॉल्यूट ऐड कर दे
उस नमक लोग ऐड कर देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ताकि वो बर्फ जल्दी पिघल जाए सड़कों से एटलीस्ट। is carried out during winter. Have you wondered why salt is used to melt the ice and snow that is present on the roads? Yeah. The answer lies in understanding the depression of freezing point, a colligative property. A pure solvent, such as water, freezes at 0 degrees Celsius. At its freezing point, the solid phase is in a dynamic equilibrium with its liquid phase. This happens when the vapor pressure of a liquid is equal to the vapor pressure of its solid. Now observe what happens when we make a solution by adding a non-volatile. अच्छा, ये पॉइंट ध्यान देना है, एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसका क्या मतलब है? सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना होता है? क्या सॉलिड वेपर फेज में रहता है? नहीं रहता। सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है? 0 ऑफकोर्सली। लेकिन लिक्विड का वेपर प्रेशर तो होता ही है। अब यदि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कोई लिक्विड बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब सारा लिक्विड क्या हो गया? सॉलिडिफाइड हो गया। वही क्या हो गया उसका? फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार देखो, हम यहाँ से ऐसे समझा देते हैं। एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। व्हाई? बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं, क्योंकि वेपर फेज में एग्जिस्ट ही कहाँ करता है, लेकिन लिक्विड एग्जिस्ट करता है। अब जब वेपर फेज में लिक्विड एग्जिस्ट करना बंद कर देगा तो इसका मतलब क्या हम मानेंगे कि सॉलिडिफाइड हो गया, मतलब अपना फ्रीज हो गया। वो ना क्लियर? चलो आगे बढ़ो। Solute to pure water. This solution does not freeze at 0 degrees. This is because the solution has a lower vapor pressure than the pure solvent, owing to the presence of non-volatile solutes in it. This vapor pressure can become equal only at lower temperatures. Therefore, there is a decrease in the freezing point of the solution. This phase diagram also shows that the freezing point of a solution is lower than the freezing point of the pure solvent. Delta TF is the difference between the freezing points of the pure solvent and the solution. ये डायग्राम समझना जरूरी है, टाइम कम ही बचा है। देखो ये वेपर प्रेशर है भाई, ठीक है, ये डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। देखो ये टेम्परेचर क्या है? डेल्टा टी एफ नॉट, ठीक है, ये डेल्टा टी एफ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो टी एफ क्या है? प्योर सॉल्वेंट कहाँ पे फ्रीज हो रहा है? टी एफ पे। लेकिन सोल्यूशन किस पे फ्रीज हो रहा है? टी एफ नॉट पे। टी एफ नॉट की वैल्यू क्या है? कम है। टी एफ की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो ये डेल्टा टी एफ क्या हो गया? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब वेपर प्रेशर घट के कहाँ आ रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है। ये एक्चुअल 0 नहीं है, समथिंग है क्लोज टू 0 है, क्लियर? फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट इंडिकेटिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। चलो टाइम कम है इसलिए इसको कंप्लीट करते हैं। Mathematically, delta TF. कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ भी डेल्टा टीएफ क्या होगा? एम के प्रोपोर्शनल होगा। एम क्या है? आपका मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। वहां पे क्या था? डेल्टा टीबी था, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? केएफ होगा। वहां पे कांस्टेंट क्या था? केबी था। कंपेयर करके पढ़ोगे तो चीजें आसान से समझ में आएंगी। केएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। क्रायोस्कोपिक मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस से कम का हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा? एम की वैल्यू रख देगा। एम की वैल्यू रखेगा तो वही क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाई क्या होगा? W2 बाई W1 ऐसे करके होगा, तो वही आ जाएगा फॉर्मूला। Proportional to the molality
the dilute solutions. Hence, the molar mass of a solute can be determined Kf from the W2 depression in by the M freezing point. by W1. Antifreeze is added to car radiator in cold climates by using a solution instead of pure water in the radiator. The liquid will not freeze till temperature drop below 0 degree centigrade. कहा क्या रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए। एंटी फ्रीज इज एडेड टू कॉट सोल्यूशन इन कोल्ड क्लाइमेट, ऐसे क्लाइमेट पे जहाँ पे आपकी गाड़ी एकदम, समझ लो आप शिमला घूमने गए या जम्मू कश्मीर बाइक कार से गए, तो आपके कार में सिंपल वाटर रहेगा तो फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज हो जाएगा तो आपके इंजन को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होने लगेगी, या आपके पेट्रोल में भी समथिंग वो भी फ्रीज हो सकता है मे भी। तो वहाँ पे एंटी फ्रीज सब्सटेंस ऐड करते हैं कि वो उसको फ्रीज होने से रोके, मतलब क्या, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और ज्यादा घटा दे और माइनस में लेते जाएगा तो वो नहीं फ्रीज होगा, एटलीस्ट लिक्विड फॉर्म में तो मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये तो डिड यू नो वाली बात है, लेकिन फार्मूले को समझना जरूरी है। ये फार्मूला आप लोग देखो एक बार फिर से और इसको नोट कर लो, इसको तो आप लोगों को लर्न करने चाहिए। आज हम लोग ने 3 प्रॉपर्टीज में बात के लिए टाइम लेस देन 1 मिनट है, इसलिए हम फार्मूले को समराइज करते हैं। ये डेल्टा टी अब आप जान रहे हो, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहां पे डिक्रीज लिखा था गलत था, क्योंकि वहां पे इंक्रीज था, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था। यहाँ केएफ यहीं पे रहेगा, वहां पे केवी था। W2 मतलब क्या है, सॉल्यूट का वेट है ग्राम में जो आप ऐड कर रहे हो, और ये मॉलिक्यूलर मास है M2। W2 बाई M2 क्यों किया है, क्योंकि ये मोल हो गया आपका किसका, सॉल्यूट का। और ये W1 मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया है, क्योंकि W1 क्या है आपका, सॉल्वेंट है, उसको फ्रीजिंग बदलना था। इसी को यहाँ W2 डिवाइडेड बाई बेटा होगा, डिवाइडेड बाई 1000